वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस। यहाँ पे हमारा अंकित नोट्स एंड क्लासेस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा तो अंकित नोट्स एंड क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचते जाएं। और आज हम अपना शुरू करेंगे हिंदी का गद्य खंड का पाठ 2। मतलब हमने एक काव्य खंड और गद्य खंड का पहला चैप्टर कर लिया था, तो अब गद्य खंड का दूसरा चैप्टर करेंगे। उसका नाम है क्या लिखूं, जो लिखा गया है पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। तो हम आगे चलते हैं इसके बारे में। तो माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है अंकित नोट्स एंड क्लासेस का। तो हमारा ये हिंदी का है सेकंड चैप्टर क्या लिखूं। ये क्या लिखूं हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर है। हमारा हिंदी का 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड का। तो मैं गद्य खंड का दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या लिखूं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के लेखक हैं प्रद्युम्न लाल पुन्नालाल बख्शी। ये एक लेखक हैं जिनका चित्र यहाँ दिया है। इनका जन्म 1894 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक थे, आलोचक, कवि, निबंधकार सब। ये निबंध लिखने का इनमें विशेष रूप से सम्माननीय थे। इनके प्रमुख रचनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध, पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने और ऐसे ही और है त्रिवेणी, विश्व साहित्य। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये समाज सुधार और लोक जीवन पर इनका प्रमुख ध्यान जाता था। और ये हमारे महान लेखक 1971 में इनका निधन हो गया। तो आगे हम इस चैप्टर को अब शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल का वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन शुरू होता है, क्या लिखूं। तो यहाँ पे है मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। मतलब मुझे आज किसी भी हालत में आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है। मतलब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश भाषा के एक बहुत ही महान लेखक हैं एजी गार्डिनर। उनका एक कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। मतलब लिखना कोई ऐसी बातें नहीं होती है, उसकी एक विशेष मानसिक स्थिति होती है कि किस मानसिक स्थिति में हम लिखते हैं। आगे देखते हैं। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। मतलब जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारी मन में एक ऐसी उमंग सी उठ जाती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है। मतलब हृदय में एक स्फूर्ति आ जाती है कि हमें आज लिखना ही है। और यहाँ पे आगे दिया है मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। मतलब हमारे मन में एक अलग ही प्रकार का आवेग उठता है कि हमें आज लिखना ही पड़ेगा। तो आगे उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। मतलब उस समय जो जिस पर हम लिखने वाले हैं उसकी हमें चिंता नहीं रहती। उसमें हमें हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। मतलब उस विषय पर हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं। हैट टांगने के लिए भी खूंटी काम दे सकती है। मतलब टोपी टांगने के लिए भी खूंटी काम कर सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। जैसे हैट टांगने के लिए खूंटी भी हो सकती है, वैसे ही अपने मन की बातें लिखने के लिए कोई भी विषय हो हम उस पर आराम से लिख सकते हैं। और आगे है यथा वस्तु विषय नहीं। वहाँ पे वस्तु भाव सब की ज़रूरत होती है, विषय की नहीं रहती ज़रूरत। आगे हम एक पैराग्राफ खत्म हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ।
गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, मतलब गार्डनर साहब का ये जो कथन है इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि ये झूठी है, फरेब है। पर मेरे लिए कठिनता यही है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। मतलब उनके लिए यही कठिनता है लेखक के लिए कि उस मानसिक स्थिति का वो उन्होंने अनुभव ही नहीं किया है कि वो कैसी मानसिक स्थिति होती है जिससे भाव अपने उपयुक्त हो जाते हैं। मतलब हमारे मन में जो भाव रहते हैं वो अपने आप उच्चारित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, मतलब उन्हें लिखने के लिए सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है और परिश्रम करना पड़ता है, तब वो जाके एक निबंध लिख पाते हैं। और आज तो उन्हें एक विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज उन्हें नमिता अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता और अमिता के लिए उन्हें आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा आज। नमिता का आदेश है कि मतलब नमिता ने आदेश दिया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लिखो। मतलब नमिता ने एक विषय दिया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और अमिता ने आग्रह किया है कि समाज सुधार पर लिखो, मतलब समाज को कैसे सुधारा जाए उस पर लिखने के आदेश दिया है। ये दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं, मतलब ये दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों का आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना है। मतलब परीक्षा में आ सकते हैं और इन दोनों निबंधों पर उन्हें एक अच्छा निबंध लिखकर उन लोगों को रहस्यमय मतलब निबंध रचना की रहस्यमय चीज़ों को समझाना है। तो दूर का ढोल सुहावना अवश्य होते हैं, मतलब दूर का जो ढोल होता है वो सुहावना अवश्य होता है, लेकिन वो सुहावने होते हैं, लेकिन 5 पेज लिखे जा सके, मतलब वो ज़्यादा नहीं लिखे जा सकते, सिर्फ 5 पेज ही लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है। मतलब समाज सुधार से अभी से नहीं, बहुत ही समय से चर्चा हो रही है और अभी तक वो चल रही है, और जिसमें निबंध बड़े से बड़े विज्ञों भी विरोध हैं, मतलब बड़े से बड़े विज्ञों भी उसमें विरोध हैं। उसको मैं 5 पेज कैसे लिख दूं, मतलब उसे वो 5 पेज कैसे लिख दूं। मैंने सोचा सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्य की सम्मति जान लूँ, मतलब निबंध शास्त्र के आचार्य की उन्हें सहमति जाननी थी। पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध क्या और वो कैसे लिखा जाता है, और वो कह रहे हैं कि वो समझ तो ले आदर्श निबंध कैसे क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में जान ले, तब वे फिर विषय पर चिंता करेंगे। अगर ये उन्हें पता चल जाएगा तब वो उस विषय पर चिंता करेंगे। करेंगे इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना देखी, मतलब निबंध शास्त्र के कई रचनाकार की उन्होंने मतलब रचनाएं देखी। तो हमारा अगला पैराग्राफ ये, एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, मतलब एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, मतलब छोटा जो निबंध होता है वो बड़े की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना और सुंदरता नहीं बनी रह सकती, मतलब बड़े निबंध में रचना और निबंध अच्छे से नहीं बनी रहती है। इस कथन को मान लेने में मेरी लाभ है, मतलब इस कथन को अगर मैं मान लूँ तो उससे मुझे लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, मतलब उन्हें छोटा ही निबंध लिखना था, बड़ा नहीं था।
लिखना था, पर लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं, के दो प्रधान होते हैं, उन्हीं लोग निबंध शास्त्र के आचार्यों का ये कथन है। तो हमारा ये दूसरा पेज आ गया है। तो आप सोच रहे होंगे ये नमिता और अमिता कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो लड़कियों का चित्र दिया हुआ है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं जिनका चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, और ये लेखक हैं हमारे जो लिखने बैठे हैं। और ये नमिता है, ये अमिता है, ये दोनों हैं। और ये इन्हीं के बारे में उन्होंने बात की थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सामग्री और शैली, मतलब दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है सामग्री मतलब लिखने के लिए कॉपी कलम, और शैली मतलब आपको लिखने के गुण आते हों। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, पहले उन्हें सामग्री एकत्रित करनी होगी, फिर विचार समूह संचित करना होगा, मतलब उसके बारे में सोचना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना पड़ेगा। और यह सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया, मतलब यह सच है कि जो जिस विषय का अच्छे से अध्ययन करता है उसके विषय पर उसका मानसिक स्थिति उनका पूरा साथ देता है कि हाँ इसी विषय पर मुझे लिखना है। पर वो कौन जानता है कि दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय पर अनुसंधान कर लेता। अगर इसके बारे में मुझे पहले पता होगी तो विद्यालय में जाके उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेता। अब समय नहीं है, अब उनके पास समय नहीं है। मुझे तो यही बैठकर दो ही घंटे में 2 निबंध तैयार करने। अब उन्हें उसी जगह बैठ के 2 घंटे में 2 निबंध तैयार करने हैं। यही नहीं, विश्वकोश और कोई ऐसी ग्रंथ जिसमें इन विषय का सामग्री उपलब्ध, और उन्हें ऐसी विश्वकोश में ढूंढना होगा जिसमें इसकी सामग्री उपलब्ध हो और उन्हें ज्ञान का विकास कर लिखना आसान हो जाए। आगे है विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। मतलब बड़े जो पहले के लोग थे उनका कथन ये है कि विषय से पहले हमें उसका एक रूपरेखा बनाने लेनी चाहिए कि हमें वो कैसे लिखना है, मतलब किस सूची के हिसाब से लिखना है। और उससे पहले दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मतलब दूर के ढोल के पर निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा मुझे बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय पर कैसी रूपरेखा है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इस विषय पर कैसी रूपरेखा है, इसका सारांश, कुछ वाक्य भी नहीं लिख पा रहे हैं। निबंध लिखने का सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। सचमुच हिंदी का विज्ञ लेखक से पहले अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। मतलब जो भी हिंदी के लिखने वाले होते हैं वो अपने निबंधों से पहले रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। एजी गार्डिनर तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाइयाँ होती है। एजी गार्डिनर को अपने विषय का मतलब निबंध का विषय ही सोचने में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। उन्होंने लिखा कि मैं लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। मतलब जो उसका शीर्षक है उसको देने का भार वो अपने मित्र पर छोड़ देते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाइयाँ हुई होगी जितनी कठिनाइयाँ उन्हें नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो वो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपनी एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। मतलब उन्होंने नहीं नाम सोच पाए तो उन्होंने एक अपने नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझे तो रूपरेखा तैयार करनी होगी। अब वो सोच रहे हैं कि कर लेनी होगी।
आगे हम देखते हैं। अब मुझे शैली निश्चित करनी होगी। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में परवाह होनी चाहिए। मतलब भाषा जो है उसमें परवाह होनी चाहिए। इसलिए छोटे छोटे और एक दूसरे के संबंध में बिल्कुल ठीक है। ये मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए, मतलब वो एक मास्टर हैं और अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में समाप्त हो। मतलब अगर वो शिक्षक हैं तो उन्हें वाक्य को कम से कम और आधे पृष्ठ में उसे समाप्त करना होगा। बाणभट्ट के कादंबरी में ऐसा ही वाक्य लिखें। मतलब एक बाणभट्ट मतलब कोई लेखक है, उनके एक मतलब शीर्षक में इसके बारे में लिखा गया है और उसे स्पष्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अस्पष्टता और दुर्बोधता गंभीर ला देती है। मतलब गंभीरता वो ला देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने विषय काव्य के ऐसे गुत्थियों डाल दी है। मतलब एक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं श्रीहर्ष, जिन्होंने जानबूझकर अपने मतलब काव्यों में गुत्थियाँ डाल दी है। अज्ञ को ना सुलझा सके वो, लेकिन सेनापति ने भी उनकी कविता दुर्बोध कर दी। मतलब सेनापति जो थे उन्होंने उस कविता को दुर्बोध कर ली। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक है। मतलब निबंध के लिए अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए, मतलब उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरे के पद्धति को अपनाया है। मतलब अंग्रेजी के जो कथाकार थे उन्होंने एक दूसरे की पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खड़े सिद्धन न हो, पर अंग्रेजी के साहित्य में उनका मान अवश्य है। मतलब उनका एक नाम है अंग्रेजी के साहित्य में। उन पद्धति में जन्मदाता मार्टिन सब समझे जाते हैं। मतलब उन पद्धति में जन्मदाता उनके कौन है, मार्टिन को समझा जाता है। उन्होंने स्वयं को कुछ देखा, सुना, अनुभव किया। मतलब उन्होंने कुछ खुद को देखा, सुना और अनुभव किया कि उसी निबंध लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वच्छता रचनाएं हैं। मतलब ऐसे निबंध लिखने के लिए हमें मन को साफ सुथरा और रचना में पूरी अपना मन को एकाग्रित करना पड़ेगा। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न अवकाशिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचन होते हैं। जैसे लेखन सच्ची अनुभूति करते हैं कि उनमें सच्चे भाव की एक सच्ची अभिव्यक्ति पाई जाती है, उनमें वो उल्लास रहते हैं। और निबंध को लिखने के लिए उन्हें मानसिक स्थिति और ज्ञान की गरिमा रहती है, और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर वो अपने में लीन हो जाते हैं, जिसमें हर संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे आगे हमारा अगला है, हम पैराग्राफ में ये वाला पढ़ेंगे।
मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ गई। मतलब उन्हें एक अमीर खुसरो की कहानी आ गई। एक प्यासा जब कुएं के पास गया तो वहाँ पे 4 औरतें पानी भर रही थी। तो उनमें उन्होंने पानी मांगे तो पहली औरत ने कहा कि खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। मतलब खीर पर कविता सुनाइए। दूसरी ने कहा चरखे पर, तीसरी ने कहा कुत्ते पर और चौथी ने कहा ढोल पर। तो उन्होंने उसे उसे एक ही पद में चारों चीज़ों को दर्शाया। और वो पद क्या था? खीर पकाई जतन से चरखा चला दिया। मतलब खीर एकदम पूरी जतन मन से बनाई और चरखा चलाने लगी। आया कुत्ता खा गया। मतलब एक कुत्ता आया और खीर को खा गया। तू बैठी ढोल बजा। अब वो खा तो गया लेकिन तुम बैठ के ढोल ही बजाते रहो। मुझे खुसरो की प्रतिभा नहीं है। मतलब उन्हें खुसरो से कोई तुलना नहीं है, पर उनकी प्रकृति को स्वीकार करना कठिनाइयों आदियों से रह जाती है। और निबंध इन दोनों विषयों में समावेश कर दूंगा। मतलब निबंध इन दोनों विषयों पर संबंधित कर दूंगा। आगे, मुझसे खुसरो की प्रतिभा नहीं है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब उनकी जो बेटी थी उससे दूर का ढोल का बारे में बोला था। तो यहाँ पे लिखा है दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उसकी कसकता दूर तक नहीं पहुँचती। मतलब उनकी मतलब आवाज़ दूर तक तो नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोग को वो सुनाई देती है तब उन्हें नदी और तट संध्या समय किसी दूसरे के कान वही शब्द मधुर का संचार कर देते हैं। मतलब संध्या के समय जो नदी के पास का व्यू होता है उसी को मधुरता उसमें वो संचार कर देते हैं। समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुर का संचार कर देता है। मतलब समय वही, मतलब जो ढोल से आवाज़ आती है वैसी ही कुछ मधुर सी आवाज़ सबके मन में संचार कर देता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर हम अपने हृदय को किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेते हैं। ढोल की उन्हीं शब्दों को हम सुनकर अपने विवाहोत्सव को एक जगह अंकित कर लेते हैं। और उसके बाद कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना। मतलब जो घर में नई लड़की शादी करके आती है उसे यहाँ पे नववधू कहा जाए। जो मतलब शर्माती हुई घर के कोने में बैठी रहती है और अपने मन में कर लेती है। वो अपने मन में कल्पना कर लेती है उस नववधू के प्रेम, उल्लास और संकोच, आकांक्षा और विषाद का एक युद्ध हृदय कपन ढोल के कर्कश ध्वनि से मधुर बना देते हैं। मतलब नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद ढोल की ध्वनि से ज़्यादा अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ सच तो यही है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद, प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। मतलब ढोल के जो संगीत ध्वनि होते हैं उसके साथ आनंद, उत्साह और प्रेम जुड़े होते हैं। तभी उसके कर्कशता समीपस्थ लोग को भी कटु नहीं प्रतीत होते हैं। मतलब गुस्से वाले लोग होते हैं उसके लिए भी वो कर्कश नहीं होते हैं। प्रतीत लोगों के लिए वो अत्यंत मधुर बन जाती है। लोगों के लिए वो बहुत ही मधुर बन जाती है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथा की कठोरता का अनुभव नहीं होता है। मतलब दूर अगर हम किसी से रहें तो यथा कि हमें कठोरता का मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रहता है। यही कारण है कि तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है। मतलब यही कारण है कि जो युवा लोग हैं वो जीवन संग्रह से दूर है। उन्हीं संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। उन्हें अपने ही संसार का सारा चित्र बहुत ही मनोहर प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं,
जो बूढ़े हो गए हैं वे अपनी बाल अवस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए, मतलब बाल छोटे और मतलब युवा अवस्था से दूर हट आए और उन्हें अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। मतलब उन्हें पिछले काल की जो स्मृति बहुत सुखद लगती है और अतीतता की हर स्वप्न देखते हैं, मतलब पिछले के सारे स्वप्न अपने देखते हैं। तरुण के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, मतलब भविष्य युवा लोग के लिए उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत उज्जवल होता है। वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है, मतलब वर्तमान जो चल रहा है उसे दोनों असंतोष होते हैं। तरुण भविष्य का वर्तमान में लाना चाहते हैं, मतलब जो तरुण वर्तमान को भविष्य में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत का संचार वर्तमान में करना चाहते हैं। तरुण क्रांति अच्छी तरह से संचार करते हैं। आइए देखते हैं, इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव सुबह रहता है। इसी दोनों कारण के लिए वर्तमान बहुत ही खराब रहता है लोगों के लिए और इसी के वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इसीलिए वर्तमान काल को हम हमेशा कहते हैं कि वो सुधरना चाहिए, वर्तमान काल को किसी को सुधारना चाहिए। तो ये हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ, मतलब मनुष्य जो जाति है उसके इतिहास मतलब हिस्ट्री में कोई काल ऐसा नहीं हुआ जिसमें सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। कोई भी काल में सुधार की आवश्यकता थी, है और रहेगी। तभी तो आज तक कितने सुधारक हो गए हैं, मतलब अब आजकल बहुत सारे सुधारक हो गए हैं, पर सुधारकों का अंत कब हुआ, मतलब सुधारकों का कब का अंत हो गया। मतलब भारत के कुछ सुधारकों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी सुधारक के नाम दिए गए हैं। सुधारकों के नगर जाते, गांव में होते, लेकिन ये सच है कि जीवन में एक नए दोस्त का उत्पन्न होते जाते हैं। मतलब कुछ भी सुधार दिया जाए लेकिन नया उनके जीवन में दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं और नए सुधार होते जाते हैं। न दोष का अंत होता है न सुधारों का, मतलब दोष का कभी अंत ही नहीं होता है उनके और ना ही सुधारों का कभी अंत होता है। जो कभी सुधार थे, जो कभी मतलब पहले सुधार थे, आज वो दोष बन गए और जो सुधारने वाले नौ सुधार किया जाता है, मतलब सुधारने के लिए जो नौ सुधार होता है, तभी तो जीवन प्रगतिशील माना गया है, ये हमारे लेखक बैठे के लिख रहे हैं पिक्चर में। अभी हमारा आखिरी पैराग्राफ बचा है, तो ये हमारा आखिरी पैराग्राफ। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, मतलब हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि साहित्य में भविष्य में गौरव निहित हो, पर उनके जो उसे बना रहे हैं वो समझ रहे हैं कि भविष्य में गौरव निहित होंगे, पर कुछ समय बाद उनका भी साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। मतलब जब वो मर जाएंगे तो उनका भी एक साहित्य बनेगा, वो भी स्मारक में गिना जाएगा। आज तो तरुण है, वही वृद्ध होकर अतीत का गौरव का स्मरण करेंगे, देखेंगे। उसके स्थान में तरुण का फिर दूसरा दल आएगा, मतलब उनके बच्चे आएंगे और तो जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, मतलब जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे। मतलब दोनों जो स्वप्न देखेंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब लास्ट में लेखक ने कहा क्योंकि अगर ढोल दूर से हो तभी वो सुहाने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे से हमारा अभ्यास पुस्तिका शुरू होता है। तो इस लेसन का क्वेश्चन आंसर जल्दी इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।